हेलो गाइस, आज मैंने सोचा कुछ नया आपके सामने लेके आता हूँ। तो ये एक डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, या थोड़ा बहुत इसमें अंदर रीजनिंग का भी यूज़ हो जाएगा। तो आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए इस तरह के क्वेश्चंस को। और सबसे पहले मैं इसकी जो स्टोरी है वो आपको थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। पूरा डायरेक्शंस फॉर द फॉलोइंग 4 क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। Purana and Naya are two brands of kitchen mixer grinders available in the local market. Purana is an old brand that was introduced in 1990, while Naya was introduced in 1997. For both these brands, 20% of the mixer grinders bought in a particular year are disposed of as junk exactly 2 years later. It is known that 10 Purana mixer grinders were disposed of in 1997. The following figures show the number of Purana and Naya mixer grinders in operation from 95 to 2000 as at the end of the year. तो गाइज, ये जो पूरी स्टोरी है, इस स्टोरी को पहले एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके अंदर आपको ये ईयर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। और एक कंपनी के अंदर 2 तरह के मिक्सर्स ऑपरेशन में हैं, एक पुराना और एक है हमारा नया। तो पुराना को ये ब्लू और नया को इस रेड, इस तरह के सिंबल से इन्होंने दिखाया है। अब क्वेश्चन के अंदर एक जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है वो उसको कैच करना है हमको। इट इज नोन दैट 10 पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ इन 1997। तो जब भी हमको ज़रूरत लगे इसको हमको यूज़ करना है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पर, क्या पूछा है और हमको उनको सॉल्व कैसे करना है। एक बार देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। अब ये जो क्वेश्चन इसमें दिया है, हाउ मेनी न्यू नया मिक्सर ग्राइंडर्स वर परचेज्ड इन 1999। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नए मिक्सर ग्राइंडर है वो इंट्रोड्यूस ही कौन से ईयर से होते हैं, 97 से। तो मैं आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझा देता हूँ इसकी, बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। 1997, then 1998, 1999, then 2000। अब यहाँ पर मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें मैं कुछ फिल करके आपको बताऊंगा, वो बहुत अच्छे से समझते जाइएगा। ओपनिंग स्टॉक हर साल का, उसके बाद डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कितना हमने डिस्पोज किया, उसके बाद परचेज कितना किया उस साल, और उसके बाद इन सब का टोटल जो फाइनल है वो रिजल्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये मेरा 97, देन 98, 99 एंड 2000। हर साल के एंड में कितना हमारे पास स्टॉक था, ये हम डेटा यहाँ से देख के लिख लेंगे। अब देखिए, नया वाला जो है इसकी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ नया की। तो 97 में कितना स्टॉक था इसका, 30। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 30। 98 में था 80, तो ये मेरा हो गया 80। 99 में ये मेरा था 124, और लास्ट में ये हो गया मेरा 134। इज दैट क्लियर गाइस? अब इसके अंदर मेरे पास एक चीज़ मेरे को समझ में आ रही है कि 97 से तो ये इंट्रोड्यूस ही हुआ है। तो 97 के एंड में 30 था, मतलब 97 में 30 हमने बाय करे थे। इज दैट क्लियर? इसका मतलब 98 का जो ओपनिंग बैलेंस है वो भी 30 ही था। अभी तो डिस्पोज ऑफ का सवाल ही नहीं उठता है। 98 में डिस्पोज ऑफ कौन से होंगे, जो 2 साल पहले खरीदे, लेकिन ये तो कंपनी ही यहाँ स्टार्ट हुई 97 में, तो यहाँ तो कोई डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ होगा। इज दैट क्लियर? तो यदि डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ और पहले के भी 30 थे, तो फिर ये टोटल 80 कैसे हो गए? इसका मतलब और खरीदे होंगे इस साल। तो 98 में हमने खरीदे 50। इज दैट क्लियर गाइस? ये फिगर हमें मिल गया। अब 99 का जो ओपनिंग बैलेंस है वो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है 80, वो यहाँ का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और 99 में डिस्पोज ऑफ कितने हुए? डिस्पोज ऑफ 97 में परचेज करे थे 30 का कितना परसेंट, 20%, यानी कि 1/5, यानी कि 6 मेरे डिस्पोज ऑफ हुए, यानी इतने मेरे माइनस हो गए। तो 80 माइनस 6 मेरा होना चाहिए 74, जबकि ये हो रहा 124, यानी कि नए परचेज वाला फिगर मेरा 50 रहा होगा। आई होप दैट इज क्लियर। ये बात समझ आ गई होगी आपको।
क्योंकि 80 में से 6 गई तो 74, तो फिर ये टोटल 124 कहाँ से आया, मतलब 50 आपने नए खरीदे हैं। इज दैट क्लियर। अब 2000 के अंदर फिर से मेरा ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 124। अब डिस्पोज ऑफ वाला फिगर कहाँ से आएगा, 98 से आएगा। 98 में नए खरीदे थे 50 परचेज, इसका 20% 10, तो 10 यदि हम डिस्पोज ऑफ करते हैं तो 124 में से 10 गया तो 114 आना चाहिए, जबकि ये 134 का फिगर है। इसका मतलब हमने परचेज कितने करे, यहाँ पर 20 परचेज करे। इज दैट क्लियर गाइज। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। यहाँ पर हमें क्या पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी न्यू नया मिक्सर ग्राइंडर्स वर परचेज्ड इन 1999। तो 99 में जो परचेज का फिगर है वो मेरा 50 है, तो मेरा आंसर ऑप्शन आ जाएगा बी 50। आई होप ये बात मेरी समझ आ गई होगी। बहुत अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से मैंने टेबल बना करके इसको समझाया। 97 में कुछ भी ओपनिंग नहीं है, बस ये स्टार्ट वाला जो ओपनिंग है वो भी 30 समझ लो, फाइनल भी 30 समझ लो। डिस्पोज ऑफ का कोई रोल नहीं है, परचेज का कोई रोल नहीं है, क्योंकि स्टार्ट ही कंपनी 97 से हुई है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी नया मिक्सर ग्राइंडर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ बाय द एंड ऑफ 2000। 2000 के एंड तक कितने हमने नए वाले डिस्पोज कर चुके हैं हम, ये भी हमारा टेबल से मिल जाएगा। 6 तो हमने यहाँ डिस्पोज करे और 10 हमने यहाँ डिस्पोज करे, तो टोटल डिस्पोज कितने हो गए, 16। तो डिस्पोज्ड ऑफ वाला मेरा फिगर आ जाएगा 16। दैट इज माय आंसर। अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। इसके अंदर हमने बोला है हाउ मेनी पुराना परचेज्ड इन 1999। 99 में पुराने हमने कितने खरीदे। तो इसके लिए पुराने के लिए फिर से एक टेबल मेरे को बनानी पड़ेगी। ये भी समझ लीजिए पुराने के लिए टेबल कैसे बनाऊंगा मैं। 95 से चालू कर रहा हूँ मैं, 96, 97, 98, 99 और 2000। फिर से वही सब चीज, ओपनिंग, डिस्पोज्ड, DIP, DISP ऐसा लिख दूँ चलेगा, परचेज कितने करे वो, और उसके बाद फाइनल कितना हो गया लास्ट में, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बोल दो या फाइनल बोल दो। इज दैट क्लियर। बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है इस तरह के क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चन आते रहे और आगे भी आते रहेंगे, केवल वो थोड़ी सी लैंग्वेज बदल देंगे, थोड़ी सी स्टोरी बदल देंगे। अदरवाइज आपको ऐसे क्वेश्चन करने की आदत होना चाहिए। अब पहले मैं 95 से फाइनल लिखूं तो ये फाइनल वैल्यू इसका 120 है, इसका वैल्यू 162 है, इसका वैल्यू है 182 और इसका वैल्यू है मेरा 222 और ये है मेरा 236 और लास्ट वाला भी मेरा है 236। इज दैट क्लियर गाइस। चलिए अब इसके अंदर पूछा है कि कितने पुराने हमने परचेज करे 99 में। तो 99 में परचेज यानी ये वाला फिगर हमको निकालना है। इज दैट क्लियर। तो 98 का क्लोजिंग 222, यहाँ ओपनिंग बन जाएगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। कितने डिस्पोज ऑफ हुए ये पता चलेगा तो हम नए परचेज का पता कर पाएंगे। इज दैट क्लियर। तो क्वेश्चन के अंदर एक इंफॉर्मेशन हमको ओरिजिनल क्वेश्चन की लैंग्वेज में दी हुई है। इट इज़ नोन दैट 10 पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ इन 97। 97 में 10 पुराने डिस्पोज ऑफ हुए। तो 97 में डिस्पोज ऑफ वाला फिगर ये रहा, कितने, 10 पुराने। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर 97 में 10 डिस्पोज ऑफ हुए, इससे हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ पर परचेज हुए होंगे 50, तभी तो इसके 2 साल बाद इसका 20% यहाँ 10 डिस्पोज ऑफ हुआ। इज दैट क्लियर गाइस। चलिए अब ये 162 है, तो ये 162 जो 96 का क्लोजिंग है वो यहाँ पर ओपनिंग हो जाएगा। अब 162 में से डिस्पोज ऑफ 10 हैं तो बचे कितने, 152 होना चाहिए, लेकिन यहाँ टोटल 182 आ रहा है। इसका मतलब 30 हमने यहाँ पर नए खरीदे हैं। इज दैट क्लियर। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यदि हमने 30 खरीदे 97 में नए, तो 2 साल बाद 99 में डिस्पोज ऑफ हुए होंगे 6, क्योंकि इस 30 का हमारा 20% यानी कि 1/5 आ रहा मेरा 6। और यदि 222 में से 6 डिस्पोज ऑफ हुए तो 216 बचने चाहिए, जबकि यहाँ 236 है। इसका मतलब 20 हमने यहाँ पर बाय करे।
यही तो आंसर है, पुराना परचेज करे 99 में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 20, यानी कि सेकंड ऑप्शन। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और भी देखते हैं इसके बाद वाला सेट में क्या पूछता है। हाउ मेनी पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स डिस्पोज्ड ऑफ इन 2000। ठीक है, पुराने वाले 2000 में डिस्पोज ऑफ का ये फिगर मेरे को चाहिए। इसका रिश्ता किससे होता है? 2 साल पहले 98 में कितने परचेस करे उससे। ठीक है, और इसका रिश्ता कैसे है? ये 182 तो यहाँ आ जाएगा और ये फिगर आएगा तो ये पता चलेगा। ये फिगर क्या है? कितने डिस्पोज ऑफ करे। वापिस इसका रिश्ता किससे है? कितने डिस्पोज ऑफ करे 98 में। 96 में कितने बाय करे थे उससे है, तो ये 120 यहाँ आ जाएगा मेरा। यहाँ का डिस्पोज ऑफ नहीं पता मेरे को, तो मैं ये भी नहीं निकाल सकता। और ये डिस्पोज ऑफ पता करने के लिए 94 के मेरे को चाहिए, तो इसके पीछे के तो मेरे पास डेटा ही नहीं है। तो कुल मिला करके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गाइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, फोर्थ ऑप्शन। तो गाइस लगातार बच्चों की डिमांड रही है कि कहीं ना कहीं मुझे रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के वीडियोस भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो स्टार्ट तो मैंने कर दिया है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सके मैं दे पाऊँ आपको। तो यहाँ पर आप देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा बट अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फ़ा माइनस 3, और बीटा स्क्वायर मेरे को दिया हुआ है 5 बीटा माइनस 3। देन फाइंड द इक्वेशन हैविंग अल्फ़ा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फ़ा एज इट्स रूट्स। तो यदि ये वाले रूट्स हैं तो इक्वेशन निकालना तो बड़ा आसान है गाइस। कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 क्यों आएगा? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो अल्फ़ा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फ़ा मेरा 1 बन जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? अब प्रॉब्लम ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम लेऊंगा तो अल्फ़ा बीटा, और ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन को बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर शायद मिल जाए। हम इसके लिए क्या करते हैं, इसको ऐसा लिखने का ट्राई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो गाइज आपको यदि ये अल्फ़ा प्लस बीटा और 2 अल्फ़ा बीटा पता चल जाए इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके, तो मैं समझता हूँ कि आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये सॉल्व करना भी इतना आसान नहीं होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें तो मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि अल्फ़ा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही तो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप चाहें तो चेक करके देख लें। अल्फ़ा पुट करोगे तो ये आ रहा है रिजल्ट, बीटा पुट करोगे तो ये आ रहा है, यानी अल्फ़ा और बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। गॉट। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है गाइज? माइनस बी अपॉन है, तो ये इससे आ जाएगा 5, और अल्फ़ा बीटा आ जाएगा सी अपॉन है यानी कि 3। तो ये दोनों यहाँ पुट करेंगे तो ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा 6 हो जाएगा। तो फाइनली 19/3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो गाइज बहुत आराम से आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि हम लोग इसको कैसे कर पाए इस क्वेश्चन को। और आगे चलते हैं अपन। ये क्वेश्चन दिया है fx इक्वल टू, इसका वैल्यू नेगेटिव है ऐसा इन्होंने बोला है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ यानी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18, और यदि ये नेगेटिव है मतलब ये लेस देन 0 होगा।
अब मैं इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करने का ट्राई करता हूँ, तो ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, और ये 18 है ना, 9 2 से 18 होता है, 9 और 2 का डिफरेंस 7 होता है। तो मैं इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करूँगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 लेस देन 0। तो मैं x कॉमन लेता हूँ तो मेरे को मिलेगा x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय मेरा बनेगा x कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 9 प्लस 2 कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 9 लेस देन 0। तो x प्लस 5 और कॉमन ले लूँ तो अंदर आएगा x माइनस 3, और यहाँ अपोन के अंदर x माइनस 9 कॉमन लेता हूँ तो मेरे को मिलेगा x प्लस 2 लेस देन 0। इस तरह के जब भी गाइज एक्सप्रेशन आ जाते हैं तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। तो वो जो वेवी कर्व मेथड है उसका जो अप्रोच है वो कैसे है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, वो आप बहुत अच्छे से समझने का ट्राई करिएगा। ये मैं कर्व बना रहा हूँ, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। अब एक बार इसको जीरो करो तो x क्या आएगा, -5। इसको जीरो करके देखो x क्या आएगा, 3। इसको जीरो करेंगे तो क्या आएगा, 9, और इसको जीरो करेंगे तो आएगा -2। तो ये जो 4 वैल्यूज़ मुझे मिले हैं इनको नंबर लाइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिखूँगा तो -5 -2 3 एंड 9। अब हमें कर्व बनाना होगा, वो कर्व आप अच्छे से समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा। कर्व हमेशा इधर से ही लाना है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे जाएगा, ऐसे गया, ऐसे जाएगा, ऐसे गया, और ये ऐसे आएगा। ये पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पर, मतलब 9 से बड़े वैल्यूज़ में यहाँ रखता हूँ तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। पर ये मेरे काम के ही नहीं, क्योंकि मेरे को लेस देन 0 चाहिए, मुझे नेगेटिव वाले वैल्यूज चाहिए। यहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ मिलेंगे, ये 3 था है ना, 3 से 9 पे। यहाँ पॉजिटिव मिलेंगे, यहाँ नेगेटिव मिलेंगे, यहाँ पॉजिटिव मिलेंगे। तो मुझे लेस देन 0 के वैल्यू चाहिए नेगेटिव, मतलब मुझे मिलेंगे -5 से -2 वाली रेंज में। इज दैट क्लियर? यहाँ पर मेरे को नेगेटिव वैल्यू मिलेंगे और एक मेरे को मिलेंगे 3 से 9 वाली रेंज में। तो इसको देख के ही समझ आता, -5 से -2, ये रहा -5 से -2 और 3 से 9, ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग आंसर लिख सकते हैं इसका, इस वेवी कर्व मेथड का यूज़ करके। तो इसे हम बोलते हैं वेवी कर्व। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। Oh my God, this is something new, मॉडुलस से रिलेटेड चीज़ है ये। The number of integers n that satisfy the inequality n-60 less than n-100 less than n-20, और ये जो इंटीजर है वो मेरा n है। मैं आपको बताता हूँ गाइस किस तरह के क्वेश्चंस का हल्का फुल्का अप्रोच क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं एक, चलो ट्राई मार के ही कर लेते हैं इसको, और ट्राई मारने के लिए भी अब इन्हीं में से नंबर ले लिया करो कुछ भी, जैसे 60, 100 और 20। मान लो मैं 20 लेता हूँ और एक बार चेक करता हूँ कि क्या 20 इसको सेटिस्फाई करेगा क्या। अपन देखते हैं, 20 - 60 कितना हो गया, -40। माइनस को तो भूल जाओ, मॉड लगा है ना, तो 40 लेस देन 20 और 100, 80 का डिफरेंस आ रहा है। 20 और 20 0 आ रहा है, ये तो गलत हो गया। 80 लेस देन 0, इसका मतलब ये तो फेल है। 20 तो मैं किसी हालत में नहीं ले सकता हूँ। एक बार अपन 100 लेके देखें तो ये 40 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 40 लेस देन 0 वो भी नहीं होएगा, 100 भी नहीं चलेगा, 20 भी नहीं चलेगा। 60 लेके देखते हैं, 60 लेता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 60 - 20 40, 40 लेस देन 40। माई गॉड, ये भी नहीं चलेगा। इसका मतलब ये तो वैल्यू मेरे फेल होते जा रहे हैं जो मुझे ये नंबर दिखाई दे रहे हैं। चलो इनको छोड़ के कोई वैल्यू लेके देखते हैं, है ना। सपोज करो मैं वैल्यू लेता हूँ 75। एक बार चेक करते हैं कि क्या 75 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। 75 - 60 कितना आ रहा है, 15। यहाँ कितना आ रहा है, 25। 75 और 20 का डिफरेंस आ रहा है 55। ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, बिल्कुल सही है। मतलब मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ, मैंने नंबर चूज करा वो तो है, और उसके आसपास के और भी होंगे कई सारे, वो मेरे को चेक करना है। एक बार मैं 70 लेके देख लेता हूँ।
70 माइनस 60 रफ में करके देखूँ तो 10, यहाँ आ रहा है 30, यहाँ आ रहा है 50। अरे वाह, ये तो आ रहा है ना। इसका मतलब मेरा 75 के बाद 70 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 74 भी करता ही होगा, 73 भी करता ही होगा, 72 भी करता ही होगा, 71 भी करता ही होगा, और 70 तो कर ही रहा है, मैंने चेक कर लिया। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए और आगे चल के देखते हैं। एन का वैल्यू 80 कर रहा है क्या सेटिस्फाई? 80 में दी लेता हूँ तो ये मेरा बनेगा 80 और 60 का डिफरेंस आया 20, यहाँ भी 20 लेस देन 20। अच्छा है, तो पहले शायद चेक कर चुके हैं अपन, तो 80 तो ट्राई करो ही मत। 79 करके देखता हूँ मैं ट्राई, तो 79 और 60 कितना आ रहा है? 19। 79 और 100 21, और 79 और 20 69 59। अरे वाह, ये तो कर रहा है सेटिस्फाई। इसका मतलब 79 तक मैं जा सकता हूँ। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब 76 भी करेगा, 77 भी करेगा, 78 भी करेगा, 79 भी करेगा। 70 तो कर ही रहा है। एक बार 69 के लिए भी चेक कर लेते हैं। 69 माइनस 60 कितना आ गया? 9। 69 माइनस ये 31, 69 में से 20 गया, 49 59 69। अरे वाह, ये भी कर रहा है सेटिस्फाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 69 भी चलेगा। तो मैं पीछे में कहाँ तक जा सकता हूँ, एक बार ट्राई कर लें। 60 तो शायद नहीं था आंसर मेरा, 61 एक बार देख लेता हूँ मैं गाइस। तो 61 में एक बार लेता हूँ, 60 तो हो नहीं रहा था। 61 माइनस 61, 61 और ये 100 39, 61 माइनस 20 41, बिल्कुल कर रहा सेटिस्फाई गाइस। तो 61 तक मैं ऊपर ले जा सकता हूँ इस एन को। तो कई लोगों को लग रहा होगा सर ने हिट एंड ट्रायल करा, अप्रोच क्यों नहीं बताई गाइस? जिसका अप्रोच भी बता देता तब भी टाइम तो उतना ही लगना था, थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता, बट हिट एंड ट्रायल से काम बना मेरा। 61 से लगा करके 79 तक के वैल्यूज़ मेरे इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कितने हो गए ये? 69, 61 से 79, 79 में से माइनस कर दो 60, क्योंकि 61 खुद को तो लेना ही है। तो मेरे पास क्या मिला? 9, 6 और 1 7, 19 मेरा आंसर आना चाहिए। इतने वैल्यूज़ मेरे सेटिस्फाई करेंगे, है ना। कई लोग सोच रहे होंगे सर ने 70 यानी कि इन दोनों के बीच का नंबर ले लिया, 60 और 100 का। सर ने ये क्यों नहीं लिया 20 और 60 के बीच का? लेके देख लें आप चाहें तो, जैसे 40 लेके देख लें। तो 40 में से 60 गया तो 20, और ये 40 में से 20 गया तो भी 20, तो ये लेस देन कहाँ से होएगा? तो ये फेल है, और एक फेल है मतलब उसके आसपास वाले भी सारे फेल हैं। तो 19 इज़ द आंसर। तो गाइस जिस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था। और देखते हैं और कोई क्वेश्चन बन सकता है तो बना लेते हैं। आइडेंटिकल चॉकलेट पीसेज आर सोल्ड इन बॉक्सेज ऑफ 2 साइजेज, स्मॉल एंड लार्ज. The large box is sold for twice the price of the small box. If the selling price per gram of chocolate in the larger box is 12% less than that in the small box, then the percentage by which the weight of chocolate in the large box exceeds that in the small box is nearest to. इस स्टोरी में गाइस 2 तरह के बॉक्स हैं, एक लार्ज बॉक्स है और एक स्मॉल बॉक्स है। तो मैं इसको स्मॉल बोल देता हूँ, और एक बड़ा बॉक्स बना देता हूँ, इसको लार्ज बोल देता हूँ। इसका प्राइस मुझे नहीं पता, मैं पी ले लेता हूँ, और इसका प्राइस डबल है ऐसा क्वेश्चन में दिया है। लार्ज का ट्वाइस द प्राइस लिखा है ना ऑफ द स्मॉल वन। इसका प्राइस मैंने पी ले लिया और इसका प्राइस मैंने ट्वाइस पी ले लिया, और इसके अंदर जो चॉकलेट है उनका वेट मैं ले लेता हूँ x ग्राम, और इसमें जो चॉकलेट्स है उसका वेट ले लेता हूँ मैं y ग्राम। इज दैट क्लियर? यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जो पर ग्राम प्राइस है इस छोटे वाले बॉक्स की चॉकलेट का, वो हो जाएगा P/X, यही बोलोगे आप क्वेश्चन करूंगा तो? क्योंकि x ग्राम चॉकलेट आ रही है P रुपीस के अंदर, तो पर ग्राम 1 ग्राम चॉकलेट आएगी P/X के अंदर। इज दैट क्लियर? तो ये तो मेरी पर ग्राम प्राइस हो गई। इसी तरह से मैं इसका प्राइस लेता हूँ तो मेरा आ जाएगा 2P डिवाइडेड बाय y।
और क्वेश्चन में दिया है कि सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स इज 12% लेस देन दैट इन द स्मॉल बॉक्स। तो ये जो बड़ा बॉक्स है इसका प्राइस छोटे बॉक्स से 12% कम है, यानी कि छोटे बॉक्स के प्राइस का 88% जो है वो इसका प्राइस है पर ग्राम का। आई होप मेरी बातें समझ आई होगी। तो मेरा P से P कैंसिल हो गया और ये 88 22 4 से कैंसिल करा, 25 वापस 2 से करूँगा तो ये 11 आ जाएगा। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 11/25x इक्वल टू 2/y, यानी कि 11/2 को इधर ले लूँ तो 50 इक्वल टू x/y। एम आई राइट? कुछ गलत तो नहीं हुआ? चेक कर लिया जाए एक बार अच्छे से। P/X 88%, इसके प्राइस का 88% इसका पर ग्राम प्राइस है। तो ये मेरा P से P मैंने कैंसिल करा, फिर उसके बाद 4 से मैंने कैंसिल करा तो ये 22 आया, ये 25 आया। उसके बाद मैंने 2 से कैंसिल करा इसको तो ये मेरा 11 आ गया। सो 11/25x मेरा ये आ रहा है। सॉरी, ये 2 से तो कैंसिल कर चुका था मैं, तो यहाँ पर 1/y आएगा। सो x/y इक्वल टू 11/25। इसका मतलब जो वेट है छोटे बॉक्स का वो 11 है और जो बड़े बॉक्स का वेट है वो 25 है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो 25 है ना, ये 11 से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा कितना है? 14। कितने पर? 11 पर। तो मुझे कितने पे निकालना है? 100 पे निकालना है। इज दैट क्लियर गाइस? तो वैसे आपको पता होगा ये बात कि 14/11 है ना ये, तो हम जानते हैं 1/11 परसेंटेज में होता है 9.09। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 14 से करना पड़ेगा 1/11 इंटू 100 को। तो 14 9 झा कितना होता है? 126 और 0.09 इंटू 14 करूँगा तो 14 9 झा अगेन, मतलब कुल मिला के 127 के आसपास ये वैल्यू आ रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर गाइस। इज दैट क्लियर? तो आई होप ये बात समझ आपको आ गई होगी। चलिए कि लॉगरिथम वाली बात है तो इसको भी कर ही लेते हैं, क्या चाह रहा है ये। तो ये लॉगरिथम का जो क्वेश्चन है एक बार आप समझने का ट्राई करें। तो इसको मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस 5 को तो यहाँ रहने देता हूँ और ये सारे एक तरफ कर देता हूँ। तो ये राइट में पहले से जो लिखा है उसे तो लिखा रहने देते हैं, log 10 1/√1 - x²। और ये जो माइनस वाला पार्ट है इसको इधर ले लूँगा तो प्लस वाला हो जाएगा, प्लस log 10 रूट में आ रहा मेरा 1 + x। और ये वाला जो पार्ट है +4 वाला, इसको इधर ले लूँ तो -4 log बेस 10 रूट में 1 - x। इज दैट क्लियर? 5 इक्वल टू log m प्लस log n का जो फार्मूला होता है वो होता है log mn, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1/√1 - x² इंटू √1 + x माइनस। अब ये जो कुछ बचा है इसमें मैं क्या करता हूँ कि ये 4 को पावर पे चढ़ा देता है इसके ऊपर। फार्मूला है ना n log m की पावर n। तो ये मेरा बनेगा √1 - x होल पावर 4। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। नाउ 5 इक्वल टू मेरा बना log √1 + x डिवाइडेड बाय √1 - x² को 1 + x और 1 - x लिख सकते हैं, माइनस log ये हो जाएगा 1 - x पावर 2, क्योंकि रूट हटेगा स्क्वायर करने से और एक बार और स्क्वायर आ रहा है इसमें, तो इस तरह से बन जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर गाइस? यहाँ पर एक की एक कैंसिल हो जाएगा मेरा एक वाला पार्ट। नाउ 5 इक्वल टू मेरा बनता है log ऑफ, इसको रहने भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको रहने दो √1 - x पावर 4। मुझे तो यही अच्छा लग रहा है। ये भी तो √1 - x है, तो ये फार्मूला बनेगा log m माइनस log n का, तो log m/n बनेगा तो ये आ जाएगा 1/√1 - x पावर कुल मिला के 5 हो जाएगी, क्योंकि एक तो ये है और एक ये माइनस का डिवाइड में जाएगा, क्योंकि log m माइनस log n log m/n होता है। तो ये मेरा हो जाएगा 5 इक्वल टू log
√1 माइनस एक्स पावर -5, और ये -5 पलट के नीचे आएगा तो ये 5 इक्वल टू -5 लॉग √1 माइनस एक्स। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। तो ये मेरा 5 से भी 5 कैंसिल हो गया, तो ये मेरा क्या बचा, 1 इक्वल टू माइनस लॉग √1 माइनस एक्स। इज दैट क्लियर गाइस? तो यहाँ पर ये जो मेरा 1 आ रहा है, एक तरह से ये -1 है, और लॉग जहाँ जहाँ था उसका बेस कितना था गाइस, मेरा 10 था। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 1, है ना। ये जो माइनस से काम करते हैं, इसको माइनस इधर ले लेते हैं, हटाओ ना, इधर प्लस इधर माइनस, बेस 10 था ही सही। तो 10 की पावर -1 इक्वल टू √1 माइनस एक्स, यही तो हमारी लॉग की प्रॉपर्टी थी। इसका पावर ये करो तो आंसर ये आना चाहिए, यही हमारा लॉग का फंडा है। इज दैट क्लियर? यानी कि 1/10 इक्वल टू √1 माइनस एक्स आ गया, 1/10 इक्वल टू √1 माइनस एक्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/100 इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो एक्स इधर आएगा तो एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1/100, तो एक्स इक्वल टू मेरा आ गया 99/100। 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 100x इक्वल टू मेरा आ गया 99। अब देखो गाइज, हमसे क्या पूछा था, 100x ही मांगा था ना, तो 100x का वैल्यू आ गया। तो आप खुद से करें ऐसे क्वेश्चंस को, दोबारा से प्रैक्टिस करें, बन जाएंगे। कुछ भी नहीं था इसमें, केवल फार्मूले लगाते जाइए तो आंसर आते चले जाएंगे। तो गाइज चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बोलने की ज़रूरत ही नहीं है किस लेवल के क्वेश्चंस हैं ये, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। और किस लेवल का ये लेक्चर हुआ है, किस लेवल के क्वेश्चंस आपने सीखे हैं, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।